हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इस बार का जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें विज्ञान के धातु एवं अधातु वाले चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ये अधातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो एक ऐसा अधातु है जिसको यदि हम ऐसे रूम टेम्परेचर पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो वो द्रव अवस्था में रहता है। ये देखिए, ये ब्रोमीन है, इसको जो है वो बीकर में रखा गया है और ये कैसा दिखता है आप लोग देख लीजिए। ये हल्का लाल और काला टाइप में दिखता है, ये जैसा आपका शराब होता है उस तरह से ये दिखता है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ये धातु है मरकरी। मरकरी यानी कि पारा। अगर अधातु पूछा जाए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अधातु बताया जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ये ब्रोमीन है। और धातु में होगा ब्रोमीन। और पूछा जाए धातु ऐसा जो कमरे के तापमान पर यानी कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो यह है मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, आप वो वाला मरकरी में समझिएगा, वो ट्यूबलाइट वाला। ट्यूबलाइट को भी बहुत से लोग मरकरी बोलते हैं, ठीक है, तो वो नहीं, ये पारा वाला। ये जो होता है ये आपका थर्मामीटर के अंदर रहता है। ठीक है, थर्मामीटर जो आपने देखा होगा उसके बीच में आपने देखा होगा ये काला सा जो रहता है, आपको काला ही नज़र आता होगा, ऐसे ये चमकीला जैसा दिखता है। ये क्या होता है कि पहले ये जो होता है ये एकदम से यहाँ पे इसके पास में रहता है। जब हम किसी का इससे बुखार मापते हैं तो क्या होता है, या फिर बॉडी टेम्परेचर मापते हैं तो ये बढ़ने लगता है और बढ़ करके ये आगे तक पहुँच जाता है। फिर क्या होता है, फिर ये कुछ देर बाद वापस से नॉर्मल आकर के ये सिमट जाता है। तो ये बढ़ता सिकुड़ता रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो होता है कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है, तभी तो ये थोड़ा सा भी टेम्परेचर इसका इंक्रीज करता है, बस ये फ्लो होने लगता है, ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और फिर से वापस से टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है, ये वापस से सिमटने लगता है। आप कभी थर्मामीटर जो यदि आपके पास होगा, अगर आपका थर्मामीटर फूट जाता है तो देखेगा कि इस तरह से कुछ निकलेगा, ये द्रव टाइप में, ये पूरा से एकदम द्रव मकते जैसा। द्रव क्या होता है, जैसे पानी होता है, पानी को एकदम कहीं गिराते हैं तो एकदम से बह जाता है, और ऐसे नहीं बहेगा, ये बूंदों में बहेगा। बूंदों में जैसे लुढ़कता नहीं है ऐसे होगा ये। ठीक है, कभी आप देखना अगर थर्मामीटर आपका फूटेगा तो ये इसी तरह से होगा। अब आप जानबूझ के थर्मामीटर को फोड़ मत देना, नहीं तो फिर मम्मी आपको तोड़ देंगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जिस पर आर्द्र वायु में हरे रंग की परत जम जाती है। तो ये धातु है तांबा। तांबा एक ऐसा धातु है जिसको आर्द्र वायु में यदि छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। अच्छा, ये आर्द्र वायु क्या होता है? आर्द्र वायु यानी कि हवा में जिस समय नमी बहुत ज़्यादा होता क्या है, ठंडी के दिनों में आपने देखा होगा कि आप ठंडी के दिनों में जब धूप ना निकले, एकदम से कोहरा छाया रहे, तब आप क्या करो, किसी कपड़े को ले जाके छत पे डाल दो या फिर ऐसे ही खुले में किसी कपड़े को आप छोड़ दो, तो आप देखोगे क्या कि 1-2 घंटे के बाद वो कपड़ा जो होगा वो हल्का हल्का गीला सा हो जाएगा। अब ये कपड़ा गीला कैसे हो गया? आपने तो इसमें पानी डाला नहीं, इसको तो बस आपने खुले में ऐसे ही छोड़ दिया था और धूप नहीं थी, तो कपड़ा गीला कैसे हो गया? वो कपड़ा इसलिए गीला हो जाता है क्योंकि ठंडी के समय में क्या होता है, वायु में आर्द्रता ज़्यादा रहता है, यानी कि नमी ज़्यादा रहता है, यानी कि उसमें जलवाष्प के कण रहते हैं, पानी के कण रहते हैं उसमें, और वही जब कपड़ा पे पड़ता है तो वो क्या होता है, वो गीला हो जाता है हल्का हल्का। ठीक है, तो जब क्या होगा, जब आप तांबे को, ये देखिए तांबा का ये बर्तन है, ठीक है, ये तांबा का बर्तन है। आपके घर में भी पहले के समय में लोग तांबा के बर्तनों का भी इस्तेमाल करते थे, हालांकि अब तो जो बर्तन होते हैं वो स्टील के ही रहते हैं, तांबा के बर्तन उतने यूज में नहीं आते हैं। ठीक है, यदि आपके घर में अभी भी पुराना वाला ऐसा वाला बर्तन होगा तांबा वाला, तो आप इस बर्तन को क्या करना कि ठंडी के समय में कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है,
10-15 दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ देना कहीं खुले में। फिर ये जो ऐसा जो हल्का हल्का पीला टाइप का दिख रहा है ना, ये हल्का हल्का पीला से ये इस कलर का आपको दिखने लगेगा। उसके ऊपर हरा रंग का ऐसा वाला आपको परत दिखने लगेगा। ठीक है, ऐसा जो होता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आर्द्र वायु में जो होता है वो तांबा अभिक्रिया कर लेता है और इसी अभिक्रिया करने की वजह से इसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। अब ऐसा करने की आप मतलब मत ही करना, क्योंकि अगर आप सच में ऐसा करोगे और आप यदि अपने तो घर में मम्मी या पापा आपको अलग से कूटेंगे। बताने के लिए मैंने आपको बता दिया कि यदि आप तांबे के बर्तन को ऐसे ही खुले में छोड़ देते हो, वो भी तब जब आर्द्र वायु हो यानी कि ठंडी के मौसम में, तो उस पर क्या होगा, इस तरह का हरे रंग का परत जम जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज बनाने में उपयोग की जाने वाली मुख्य धातु का नाम बताइए। तो हवाई जहाज बनाने के लिए जो उपयोग में मुख्य धातु लाया जाता है वो एल्युमिनियम लाया जाता है। तो एल्युमिनियम यहाँ पे सही जवाब होगा। ये आप लोग यहाँ पर देखिए, ये एक हवाई जहाज है और इसको बनाने के लिए जो इस्तेमाल में लाया गया है वो देखिए यहाँ पे 20% एल्युमिनियम का यूज किया गया है, 15% यहाँ पे टीनियम का यूज है, 10% स्टील का यूज है, 5% यहाँ पे अदर मटेरियल्स का यूज है और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 50% जो है वो कंपोजिट का उपयोग किया गया है। तो अब तो आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा कंपोजिट हुआ क्योंकि 50% कंपोजिट है, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हवाई जहाज बनाने में उपयोग की जाने वाली मुख्य धातु का नाम बताइए। धातु के बारे में पूछा गया है। कंपोजिट जो होता है वो यौगिक होता है और यौगिक में आपके वो मिला हुआ धातु और धातु वो सब मिला हुआ आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि धातु बताना है, जो मुख्य धातु उपयोग में लाया जाता है। तो धातु में देखिए सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम ही है 20%। ठीक है, जो कि इस हवाई जहाज को बनाने में उपयोग में लाया गया है। तो जब भी कोई जहाज बनता है तो सबसे ज़्यादा जिस धातु का उपयोग किया जाता है उसको बनाने में मुख्य धातु वहाँ पे एल्युमिनियम ही रहता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो विद्युत की सुचालक है। तो ये अधातु है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ऐसी अधातु जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट को देखा है आप लोगों ने? आपका जो पेंसिल है, इसको बहुत लोग कट पेंसिल भी बोलते हैं, तो इस पेंसिल की आप नोक को देखो। ये जो नोक जो होता है जिससे आप लिखते हो, ये ग्रेफाइट है, यही ग्रेफाइट है और ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, इससे होकर के बिजली इधर से उधर, करंट इधर से उधर आ जा सकता है। ये विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को इसलिए केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो है ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है? सोडियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। यदि हम सोडियम को, ये देखिए दोस्तों, ये जो है यही सोडियम है, इसको यदि हम केरोसिन में डुबो करके नहीं रखेंगे, ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे, तो ये अपने आप क्या होगा, जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि देखिए ये अगर हम इसको खुले में छोड़ देते हैं किसी चीज़ को, तो खुले में क्या है, हवा तो रहता ही है, हवा रहता है और हवा में मौजूद है ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन के साथ सोडियम जो है वो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। ये सोडियम इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील है कि यदि हम इसको ऐसे ही खुले में रख दे, ऐसे ही इसको प्लेट में डाल के छोड़ दे, तो ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। और देखिए यहाँ पे कैसे ये जलना शुरू हो गया है। यही है ना, ये सोडियम है और इसको जब खुले में रखा गया तो ये जलना शुरू हो गया। क्यों जलना शुरू हो गया? क्योंकि इसने ऑक्सीजन से
तुरंत अभिक्रिया करना शुरू कर दिया और ये जलना शुरू कर दिया। इसलिए सोडियम को जब भी रखा जाता है, यहाँ पे देखिए ये एक बोतल है, बोतल के अंदर केरोसिन डाला गया है और फिर उसमें सोडियम को रखा गया है। इसीलिए सोडियम को जो है वो केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है ताकि इसको हम ऑक्सीजन के साथ संपर्क ही नहीं होने दे, क्योंकि ज्यों ही ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आएगा सोडियम वो जलना शुरू कर देगा। तो इसी ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ने के लिए उसको जो है वो केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। फिर आपका यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखिएगा कि जब भी अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाएगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जब भी अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चलिए इसको लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एग्जाम में आपको रासायनिक अभिक्रिया भी लिखने के लिए आता है। ठीक है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए 1 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। और मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए नहीं आता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें यदि आप उदाहरण के तौर पे रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हो तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करिए कि उसका जो है वो, अगर वो क्वेश्चन 2 नंबर का भी है तो कोशिश करिए कि आप उसमें एक उदाहरण अगर लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और टीचर जो होगा वो भी आपसे इम्प्रेस होगा। ठीक है, यदि 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें जो पॉइंट लिखना है वो पॉइंट लिख दीजिए आप। एक उदाहरण होता है तो एक उदाहरण लिख दीजिए, और यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप 2 उदाहरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे तो अब क्या करना है, आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है। तो आयरन को हम कैसे लिखते हैं? आयरन का सिंबल क्या है? आयरन का सिंबल है आपका Fe। ठीक है, Fe है, ये होगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो Fe जब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, जब भी आप अभिक्रिया लिखिए तो वहाँ पे जो स्टेट है, अवस्था जो है, उसको भी आप वो इंक्लूड करिए उसमें। ठीक है, कि वो ठोस है या द्रव है या गैस है। तो हमने आयरन यानी कि Fe लिख दिया, ये सॉलिड स्टेट में है। ये जब अभिक्रिया करेगा किसके साथ? तनु H2SO4 के साथ। तो H2SO4 भी हमने लिख दिया। किस स्टेट में है ये एक्वा स्टेट में है। ठीक है, एक क्यू लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये अभिक्रिया करेगा तो ये हमें क्या देगा? ये हमें आयरन सल्फेट देगा। क्या देगा? आयरन सल्फेट देगा। आयरन सल्फेट क्या होता है? आयरन सल्फेट होता है आपका FeSO4। FeSO4 जब FeH2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आयरन सल्फेट मिलेगा, FeSO4 मिलेगा। और ये किस अवस्था में होगा? तो ये भी आपका एक्वा अवस्था में होगा। और इसके साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा, H2 भी मिलेगा, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। किस अवस्था में होगा? ये गैस अवस्था में होगा। हाइड्रोजन मिलेगा और ये गैस अवस्था में होगा। देखिए हो गया ना, आयरन का हमने, आयरन यानी कि Fe का हमने तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाया तो हमें क्या मिला? आयरन सल्फेट मिला और हाइड्रोजन जी यानी कि यहाँ पे ये गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन गैस हमें मिला। ठीक है, तो जब भी ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लोग कोई रिएक्शन लिखिएगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया लिखेगा तो वहाँ पे आप लोग बहुत क्या करते हैं, जैसे Fe+H2SO4 FeSO4+H2 इस तरह से भी लिख देते। ऐसे में भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो स्टेट है, जो अवस्था है, उसको भी आप लोग दर्शाइए। ठीक है, तो इस सब से क्या होगा, आपको एक तो पूरा का पूरा नंबर भी मिलेगा और टीचर भी जो होगा उसे लगेगा नहीं इस बच्चे को नॉलेज है, इसे पता है। वो आपको मान लीजिए कि अगला कोई क्वेश्चन है, वहाँ पे आपने सही से आंसर लिख भी नहीं रखा है, लिख रखा है पर थोड़ा बहुत कमी भी है, तब भी अगर टीचर को मन करेगा कि नहीं इसने बाकी सब तो सही लिखा है तो चलो इसमें इसको भी, इस क्वेश्चन में भी मतलब इसको नंबर ठीक ठाक दे देते हैं। तो इसलिए आपको जितना आता है, जितना अच्छे से आप लिख सकते हो उतना अच्छे से आप एग्जाम में लिखो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिश्रातु क्या होते हैं।
मिश्रातु क्या होते हैं, ठीक है। धातु आप लोगों को पता होगा धातु क्या होता है और धातु क्या होता है। ये मिश्रातु क्या होता है? तो मिश्रातु क्या होता है, जब भी हम धातुओं को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, जब भी हम धातु को आपस में मिलाएंगे या धातु के साथ किसी अधातु को मिला देंगे, तब जो बनता है उसको हम मिश्रातु कहते हैं, ठीक है। जैसे एक धातु हो गया और दूसरा धातु हो गया, दोनों को मिला दिया, हमने 3 धातु को एक साथ मिला दिया, तब जो बनेगा वो मिश्रातु होगा। या फिर हमने एक धातु और एक अधातु को मिला दिया आपस में, तो जो बन जाएगा वही मिश्रातु होगा, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, जैसे एक आप लोगों को पता होगा ब्रास, ब्रास यानी कि आपका हो गया पीतल। पीतल जो आपका होता है वो होता है कॉपर और जिंक का बना हुआ, कॉपर यानी कि तांबा। पीतल जो आपका बनता है वो तांबा और जिंक से बनता है। देखिए ये जो है आपका, ये जो आपका बर्तन है ये तांबे का है, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये उजला उजला, ये आपका जिंक है। तो अब इसको मिलाया कैसे जाएगा? ये तो अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो इस बर्तन में हम इस जिंक को डाल देंगे तो थोड़े मिल जाएगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो मिलाया कैसे जाता है? मान लीजिए ये आपका कॉपर है, ये बर्तन आपका कॉपर का है, इसको पहले क्या किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म किया जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म किया जाएगा कि ये मतलब ये द्रव में बदल जाएगा, ये द्रव में बदल जाएगा। जैसे होता क्या है, आपका घी होता है, आपने देखा होगा घर में घी रखा रहता है शीशी में, तो जब वो शीशी में रखा रहता है तब वो ठोस होता है, ठीक है। फिर उसको जब रोटी में लगाना होता है तो मम्मी क्या करती है, उसको हल्का सा गर्म कर देती है। जो ही हल्का सा गर्म करती है कि घी जो होता है वो पिघल जाता है। उसी तरीके से जब कॉपर को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, तो ये भी पिघल जाता है, ये पिघल गया। फिर जिंक को भी बहुत ज़्यादा गर्म किया जाएगा तो जिंक भी पिघल जाएगा। जब ये दोनों पिघल जाएगा फिर क्या किया जाएगा, इस दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा। पिघलने के बाद दोनों को मिला दिया जाएगा और फिर छोड़ दिया जाएगा कुछ देर के लिए। तो जब मिला दिया जाएगा फिर क्या कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे ठंडा होंगे, तो ठंडा होंगे तो जम जाएंगे। तो जब वो वापस से जम जाएंगे तो एक नए रूप में आ जाएंगे। तो कॉपर को और जिंक को ऐसे ही जब गर्म करके पिघला करके उसको मिला करके फिर ठंडा कर दिया जाता है तो वो पीतल यानी कि ब्रास बन जाता है, ठीक है। देखिए मिला करके उसको ठंडा करके फिर छोड़ दे तो वो मिश्रातु बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आघात वर्धनीय तथा तान से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका जो है अधातु एवं धातु वाले चैप्टर से पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है, इस बार भी हो सकता है, तो आप लोग इसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाए। देखिए आघात वर्धनीय क्या होता है, आपके पास एक धातु है, ठीक है, मोटा सा धातु है, इतना मोटा धातु है आपके पास मान लीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया धातु। अब आप क्या करिएगा, मान लीजिए कि आपके पास धातु यानी कि लोहा ही है, इतना मोटा सा आपके पास एक लोहा है। अब आप क्या करते हो, एक बड़े से हथौड़ा लेके आते हो और इस लोहे को आप पीटना शुरू करते हो, खूब बहुत पीटते हो, पीट के ये जो इतना मोटा है इसको पतला कर देते हो, इतना पतला कर देते हो इसको, ठीक है। ये इतना पतला होके पूरा छितरा जाता है, इतना बड़ा हो जाता है लेकिन पतला हो जाता है, ठीक है, और एकदम पतला सा हो जाता है और बहुत बड़ा फैल जाता है। यही गुण जो है ये आघात वर्धनीय कहलाता है, जो कि धातु के अंदर होता है। आघात वर्धनीय गुण किसके अंदर होता है? धातु के अंदर होता है। और ये गुण क्या है, तो धातु को हम पीट के हम उसको पतला कर सकते हैं, उसको हम फैला सकते हैं, इसी गुण को आघात वर्धनीय कहा जाता है। दूसरा है तान्य। तान्य गुण जो है ये गुण भी धातु के अंदर ही होता है। कैसे? देखिए अब मान लीजिए आपके पास फिर से आपके पास एक तांबा है, ठीक है, दूसरा धातु ले लेते हैं, तांबा है आपके पास, और तांबा जो है वो इतना बड़ा तांबा है, ठीक है, ये जो है आपका तांबा है। अब आप क्या करोगे, तांबा को आप क्या करोगे, इसको आप हल्का सा गर्म करोगे, ठीक है, मतलब हल्का सा गर्म करने का मतलब है इतना गर्म नहीं कर दोगे कि ये पिघल जाएगा, इतना गर्म करोगे कि ये पिघलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये पिघलने की अवस्था में
हल्का हल्का आ जाएगा, मतलब इसका पिघलना जब शुरू होगा ना उससे पहले आपको रुक जाना है। और फिर आपको क्या करोगे, इसको आप खींचना शुरू कर दोगे, वो जो कहते हैं ना लमारना, मतलब उसको खींचना शुरू कर दोगे। कहीं से आप इसको पकड़ लोगे और खींचना शुरू कर दोगे। तो आप इसको खींचते चले जाओगे, ये पतला तार जैसा बनता चला जाएगा जब तक ये पूरा ख़त्म होके ऐसे लंबा लंबा तार जैसा नहीं बन जाएगा, तब तक ये खिंचाता चला जाएगा और पूरा का पूरा ये लंबा एकदम तार जैसा बन जाएगा। तो यही गुण जो है ये धातु के अंदर होता है। धातु को हम जो है वो खींच करके एकदम बड़े से तार जैसा उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यही गुण जो धातु के अंदर होता है ये तान्य कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आघात वर्धनीय और तान्य दोनों समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं पे कुछ भी समझने में दिक्कत आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो फेसबुक का लिंक दिया गया है, आप साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो आप इन सब पे भी हमसे जुड़े रहिए। व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़े रहिए, फेसबुक पे भी हमसे जुड़े रहिए। जहाँ पे आपको किसी तरह से मन में कोई सवाल है एग्ज़ाम को लेकर के या फिर किसी टॉपिक को लेकर के आपको समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पे आप हमें मैसेज करिए, हम आपको जो है आपको वहाँ पे भी समझा देंगे। नहीं अगर ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे मैसेज करेंगे तो उस टॉपिक पे हम अलग से ही एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और, अभी इस चैप्टर का धातु एवं अधातु वाले चैप्टर का जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन अभी तक धातु एवं अधातु वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, धातु एवं अधातु वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म की तुलना करना। ये क्वेश्चन अभी तक सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आया है, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म की तुलना करना, या फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेगा कि धातु एवं अधातु में क्या अंतर है, स्पष्ट करे, धातु एवं अधातु के गुणधर्म को बताए, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला गुणधर्म देखिए जो अंतर है धातु एवं अधातु में, वो है धात्विक चमक की। धातु का जो सतह होता है वो चमकदार होता है। धातु का सतह कैसा होता है, तो चमकदार होता है। और अधातु का जो सतह होता है वो चमकदार नहीं होता है, ठीक है। धातु का सतह चमकदार होता है लेकिन अधातु का सतह चमकदार नहीं होता है। लेकिन 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 आपको ये स्पेशल कंडीशन यहाँ पे आपको याद रखना है कि आयोडीन एक अधातु है लेकिन फिर भी इसका सतह चमकदार होता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जिसका सतह चमकदार होता है, तो वो हो जाएगा आपका आयोडीन। उसके बाद है कठोरता। तो धातु जो होते हैं वो सामान्यतः कठोर होते हैं, ठीक है। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन ऐसे धातु हैं जो मुलायम होते हैं और इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो धातु होते हुए भी मुलायम होते हैं। तो एग्जाम में आप लिखिएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब अधातु की बात कर लेते हैं। तो अधातु जो होता है वो कठोर नहीं होता है, अधातु कठोर नहीं होता है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए ध्यान दीजिए, इसको भी याद रखिएगा कि कार्बन जो है उसका एक अपरूप, ठीक है, हीरा है। कार्बन का ही अपरूप आपका हीरा भी है और ग्रेफाइट भी है। ये आप चौथे चैप्टर, जो इसका अगला चैप्टर है, चौथे चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ही, अभी बस आप इतना जान लीजिए कि कार्बन का ही एक रूप है हीरा, ठीक है, जो कि अधातु है लेकिन फिर भी ये कठोर है। उसके बाद रूप पे आते हैं हम, धातु और अधातु के रूप पे। तो धातु जो होते हैं वो सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ मरकरी जो होता है यानी कि पारा, वो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब अधातु की बात करते हैं। तो अधातु जो होता है वो
ठोस अवस्था में भी रहता है और गैस अवस्था में भी होता है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में रहता है, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में रहता है। ऐसे अधातु किस अवस्था में रहते हैं? तो या तो वो ठोस अवस्था में होंगे या तो वो गैस अवस्था में होंगे। अब आते हैं आघात वर्ध्यता पे। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि धातुओं को जो होता है वो पीट पीट कर पतला से पतला बनाया जा सकता है और इसी गुण को धातु का आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो ये सिर्फ धातु में होता है और धातु जो होते हैं वो आघातवर्ध नहीं होते हैं। और धातु को आप पीट पीट करके आप पतला करके उसको बड़ा नहीं कर सकते, उसको पतला नहीं कर सकते पीट पीट के और धातु को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला गुण है आपका तान्यता। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि धातु को आप पतली तार के रूप में जितना लंबा चाहे उतना लंबा खींच के ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना बड़ा धातु होगा उतना बड़ा आप तार को कर सकते हैं उससे खींच करके। लेकिन अधातु में ये गुण नहीं है। अधातु को आप खींच करके तार जैसे लमार नहीं सकते हैं। विद्युत व उष्मा के चालक। देखिए धातु जो होते हैं वो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। धातु कैसे होते हैं? तो वो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सीसा और मरकरी ये दोनों धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक हैं। कौन कौन से? तो सीसा और मरकरी। सीसा और मरकरी धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक हैं। अब बात करते हैं अधातु की। तो सामान्यतः अधातु जो होते हैं वो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। अधातु विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि वो अपने अंदर से विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने देते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। आप क्या करिएगा कि आप एक जैसे छोलनी या कलछी देखा है आपने, जिससे सब्जी को बनाने में उसको हिलाया जाता है। उसको कहीं कहीं पे छोलनी, कहीं कहीं पे कलछी भी बोला जाता है। आप क्या करिएगा, उसको लीजिएगा और उसको आप एक साइड उसको आग में डालिएगा और दूसरे साइड आप उसको पकड़ के रखिएगा। 5-6 मिनट बाद देखिएगा कि आपने जिस साइड से पकड़ रखा है वो साइड भी गर्म हो जाता है। आपका वो साइड भी गर्म हो जाएगा। तो ये साइड कैसे गर्म हो रहा है? आपने तो ये जो कलछी है आपने इसका इस वाले साइड को आग में लगा रखा है, लेकिन ये वाला साइड जिस साइड से आपने पकड़ रखा है वो भी कैसे गर्म हो जा रहा है? तो वो गर्म हो जा रहा है क्योंकि ये जो आपका कलछी जो है या छोलनी ये विद्युत और उष्मा का सुचालक है। इससे होकर के जो उष्मा है वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये गुण भी जो होता है ये धातु में ही होता है और धातु में ये गुण नहीं होता है। और धातु को अगर आप एक साइड गर्म करोगे या उसमें आप जब विद्युत प्रवाहित करोगे तो प्रवाहित नहीं होगा। एक साइड आप गर्म करोगे तो दूसरी साइड उसकी गर्मी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ग्रेफाइट जो होता है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का जो है वो सुचालक होता है। अब बात करते हैं घनत्व की। तो धातु का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। धातु का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है और इसका गलनांक भी अधिक होता है। धातु का घनत्व और गलनांक दोनों अधिक होता है। लेकिन याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक और घनत्व दोनों ही कम होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे धातु हैं जिनका घनत्व और गलनांक कम होता है, तो आप आंसर लिखिएगा सोडियम एवं पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिनका घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होता है। और ऐसे इन दोनों को छोड़ दे तो बाकी जो धातु हैं सामान्यतः उनका घनत्व भी ज़्यादा होता है और उनका गलनांक भी ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं अधातु की। तो अधातुओं का जो घनत्व और गलनांक होता है वो कम होता है। क्या होता है? अधातुओं का घनत्व और गलनांक ये कम होता है। अब ध्वनिक की बात करते हैं। तो धातुओं को धातु जो होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप किसी धातु को पीटोगे तो उससे आवाज़ आती है। जैसे लोहा ही है, लोहा को आप किसी चीज़ से पीटोगे तो आवाज़ आती है, टन टन की आवाज़ आती है। तो यानी कि धातु आवाज़ उत्पन्न करते हैं, लेकिन अधातु जो है वो आवाज़ उत्पन्न नहीं करते। जब आप अधातु को पीटोगे तो वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आएगा, टन टन का आवाज़ नहीं आएगा। तो अधातु आवाज़ उत्पन्न नहीं करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्साइड की। तो अधिकतर धातु जो होती हैं
वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातु जो कैसी ऑक्साइड बनाती हैं, तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, और जो अधातु होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, धातु जब भी बनाएंगी, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाएंगी, और अधातु जो बनाती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये धातु और अधातु वाले चैप्टर के कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। अब आप यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या आप क्लास 10th में जाने वाले हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। थैंक यू।